हेलो एवरीवन, वेलकम टू फॉरएवर फार्मेसी। आज हम डिस्कस करने वाले मेडिसिनल केमिस्ट्री फर्स्ट से यूनिट 4, जो कि है सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। फर्स्ट देखते हैं हम सिडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्या होते हैं। सिडेटिव्स मतलब क्या होता है? सिडेटिव ड्रग्स डिक्रीज एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट ऑफ द पेशेंट एंड calms the anxiety by producing mild depression of the CNS without causing drowsiness of sleep। सेडेटिव का मतलब क्या होता है? सेडेटिव एक तरीके के ऐसे ड्रग्स है जो एक्टिविटी एंड एक्साइटमेंट की जो है और पेशेंट के डिक्रीज करेंगे और पेशेंट को क्या करेंगे, काम करेंगे जब भी एंजाइटी कंडीशन होगी, बाय प्रोड्यूसिंग माइल्ड डिप्रेशन। ये क्या करेंगे? माइल्ड डिप्रेस करेंगे, सीएनएस सिस्टम को क्या करेंगे? डिप्रेस करेंगे विदाउट कॉजिंग ड्रॉजीनेस और स्लीप। ड्रॉजीनेस का मतलब होता है चक्कर आना और या फिर नींद आना, और स्लीप जो है वो जब भी हम सेडेटिव ड्रग लेंगे यहाँ पे ड्राउजीनेस या पे स्लीप कॉज नहीं होगा, लेकिन जो एक्साइटमेंट है, जो एक्टिविटी, जो सीनस की एक्टिविटी, वो क्या होगी? रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है। नेक्स्ट क्या है? हिप्नोटिक ड्रग प्रोड्यूस ड्राउजीनेस कंपाइलिंग द पेशेंट टू स्लीप बाय डिप्रेसिंग द सीएनएस। हिप्नोटिक एक ऐसे ड्रग्स है जो क्या करेंगे? सीएनएस की एक्टिविटी को डिप्रेस करेंगे और क्या प्रोड्यूस करेंगे? ड्राउजीनेस प्रोड्यूस करेंगे और पेशेंट को स्लीप इंड्यूस करवाएंगे। ठीक है। अब ये सिडेटिव ड्रग्स और हिप्नोटिक ड्रग्स हम यूज किस लिए करते हैं? हमें ये यूज क्यों करना है? हम इसका मोस्टली यूज किस में करेंगे? इंसोमेनिया में यूज करते हैं। इंसोमेनिया क्या होता है? इंसोमेनिया इज अ स्लीप डिसऑर्डर रिजल्टिंग इन ट्रबल फॉलिंग और स्टेइंग स्लीप। इंसोमेनिया एक स्लीप डिसऑर्डर है, एक सीएनएस कंडीशन है जिसमें जो पेशेंट है वो उसे नींद नहीं आती, या फिर नींद आती है तो उसको करेक्ट जो साइकिल है नींद की वो कंप्लीट नहीं हो पाती और पेशेंट जो है वो डिप्रेस स्टेट में रहता है, उसे नींद नहीं आता, वो बहुत ही एंजाइटी फील करता है। उस स्टेट को हम क्या कहते हैं? इंसोमेनिया कहते हैं। इंसोमेनिया का हम उस ऐसे कंडीशन को नहीं कह सकते जो मतलब सपोज नींद आ रही है फिर बीच में टूट जा रही है, 2 या 3 घंटे के लिए नींद आ रही है, फिर टूट जा रही है, फिर 2-3 घंटे के लिए नींद आ रही है। इस तरीके के कंडीशन को हम इंसोमेनिया नहीं कहते। इंसोमेनिया का मतलब है कंप्लीटली नींद नहीं आना। ठीक है। इस ऐसे डिसीज के लिए हम सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स का यूज करते हैं। तो ये समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि स्लीप क्या होता है। स्लीप इज अ रिवर्सिबल प्रोसेस दैट इज टाइपिफाइड बाय सेंसरी एंड मोटर इनएक्टिविटी एज वेल एज रिड्यूस कॉर्टिकल रिस्पॉन्सेज टू एक्सटर्नल स्टिमुली। स्लीप क्या है? एक रिवर्सिबल प्रोसेस है जो कि हम 2 टाइप में इसको डिवाइड कर सकते हैं, सेंसरी एंड मोटर इनएक्टिविटी। मतलब जब भी स्लीप होगा तो सेंसरी एंड मोटर इनएक्टिविटी दो, मतलब सेंसरी एक्टिविटी और मोटर एक्टिविटी दोनों क्या हो जाएगी? इनएक्टिव हो जाएगी। और क्या साथ में होगा? कॉर्टिकल जो रिस्पॉन्सेस, जो हमारे रिस्पॉन्सेस होते हैं जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुली होता है तो जो रिस्पॉन्सेस होते हैं वो भी क्या हो जाएंगे? रिड्यूस हो जाएंगे। इसी को हम क्या कहते हैं? स्लीप कहते हैं। लेकिन एक ऐसा प्रोसेस है, रिवर्सिबल है। स्लीप को मेंटेन करता है। स्लीप कैसे मेंटेन होगा? तो स्लीप को मेंटेन करने के लिए 2 न्यूक्लियस है, ट्यूबरो मैमुलरी न्यूक्लियस जिसको हम शॉर्ट में टीएमएन कहते हैं, विद इन द पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस फैसिलिटेट वेकफुलनेस। ट्यूबरो मैमुलरी न्यूक्लियस जो है वो कहाँ पे पाए जाते हैं? पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस पे पाए जाते हैं। जिसका काम क्या है? जो क्या फैसिलिटेट करते हैं? वेकफुलनेस। जगने का जो है जो प्रोसेस है वो कौन करता है? टीएमएन करेगा। वही उसके अपोजिट एससीएन है जिसका है सुप्रा साइकोमेटिक न्यूक्लियस विद इन द एंटीरियर हाइपोथैलेमस इन्वॉल्व इन इंडक्शन ऑफ स्लीप। जो एससीएन है, जो ये न्यूक्लियस है, वो क्या करता है? एंटीरियर हाइपोथैलेमस में लोकेट होता है और इसका रोल क्या है? स्लीप को इंड्यूस करवाना। ठीक है। टीएमएन क्या करेंगे? इंड्यूस वेकफुलनेस को इंड्यूस करवाएंगे और वही एससीएन जो है वो स्लीप को इंड्यूस करवाएंगे। स्लीप जो है वो कुछ स्टेजेस में होता है, स्लीप के कुछ साइकिल्स होते हैं जो हमें पढ़ना है, उससे हमें पता चलेगा कि स्लीप कैसे होगी। तो स्लीप जो है वो 5 स्टेजेस के स्लीप होते हैं और उसको हम 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। 5 स्टेप को हम 5 इसमें 2 इसमें डिवाइड कर सकते हैं। एक जो पहले 4 स्टेप है वो क्या है? NREM है जिसको हम कहते हैं नॉन रैपिड आई मूवमेंट। ये 4 स्टेप जो होंगे वो नॉन रैपिड 5 स्टेजेस में से एक 4 स्टेप NREM के होंगे। वही एक जो स्टेज है वो REM का होगा। इसका मतलब क्या है? रैपिड आई मूवमेंट। ये क्या होता है? एक्टिव स्लीप होते हैं। और NREM का मतलब क्या होता है? क्वाइट स्लीप। इसको हम समझते हैं क्या है? स्टेज 1 क्या है? लास्ट ओनली फॉर 5 to 15 मिनट्स। जब हम नींद हमें जब शुरू होती है स्लीप तो कितने 5 से 10 जो 15 मिनट होते हैं वो क्या होते हैं? स्टेज 1 के अंदर आएंगे। इसमें क्या होता है? ट्रांजिशन फ्रॉम वेकफुलनेस टू स्लीप। ये क्या है? ट्रांजिशन स्टेट है जहाँ पे वेकफुलनेस जो है वो किस में जाके कौन से स्टेज में जाता है? स्लीप स्टेज में जाता है। वो किस में आएगा? स्टेज 1 में। स्टेज 2 क्या है? लास्ट 15 to 20 मिनट। इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज लाइट स्लीप। ठीक है। उसके बाद के 15 से 20 मिनट जो है वो क्या होंगे? स्टेज 2 के होंगे। इसको हम क्या कंसिडर करते हैं? लाइट स्लीप को, लाइट एज अ लाइट स्लीप
कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट स्टेज 3 जिसको हम डीप स्लीप ट्रांजिशन में कहते हैं, जो कि 5 to 8% जो है स्लीप टाइप का कवर करता है। नेक्स्ट स्टेज 4 क्या होता है? नाइट टेरर का मतलब जो भी सपने होंगे, ठीक है, ये सब कहाँ पे आएंगे? स्टेज 4 में आएंगे। मतलब नाइट टेरर जो हमें देखने को मिलते हैं वो स्टेज 4 में होगा। और 10 to 20% ऑफ स्लीप टाइम को कौन कवर करता है? स्टेज 4। नेक्स्ट है स्टेज 5। स्टेज 5 क्या होता है? REM। हमने क्या पढ़ा? 5 स्टेजेस, उसमें से पहले के जो 4 स्टेज हो क्या होंगे? NREM होगा, और जो 5th है वो REM होगा, जिसको हम एक्टिव स्लीप भी कहते हैं। अब इसको REM क्या है? 20 to 30% जो स्लीप टाइम है उसको कवर कर, मतलब 15 to 30% क्या होता है? 5th स्टेज का होता है। द स्लीप स्टेजेस आर नॉर्मली साइकिल एवरी 90 to 100 मिनट थ्रू आउट द नाइट। मतलब एक जो स्टेज है, मतलब एक स्लीप जो साइकिल है, ये 5 स्टेजेस में एक साइकिल कितने स्टेजेस में होंगे? 5। ये 5 स्टेजेस से एक साइकिल मिलके बनेगा। तो एक जो साइकिल है कितने मिनट में होंगे? 90 to 100 मिनट का एक साइकिल होगा। और ये जो साइकिल है वो रिपीट पूरे नाइट जो है वो कंटिन्यूअस स्टेज में रहता है। तो अगर हम बात करें सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स की क्लासिफिकेशन की, तो उसका जो मेन क्लासेस है, 2 मेन क्लासेस है, बार्बिचुरेट्स और बेंजोडाइजेपिन्स जो है वो मेजर क्लासेस है। तो बार्बिचुरेट्स के बारे में हम देख लेते हैं। बार्बिचुरेट्स क्या होते हैं? तो बार्बिचुरेट्स को हम फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में, इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में और शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स में। जो लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट्स है उसके एग्जाम्पल्स क्या है? बार्बिटल, फिनोबार्बिटल और मेफोबार्बिटल। वही वाइल इंटरमीडिएट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स के एग्जाम्पल है एमोबार्बिटल, एप्रोबार्बिटल, ब्यूटाबार्बिटल और प्रोबार्बिटल। नेक्स्ट शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, उसके एग्जाम्पल है साइक्लोबार्बिटल, हेप्टाबार्बिटल और पेंटोबार्बिटल। नेक्स्ट क्लास है अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग बार्बिचुरेट्स, एग्जाम्पल एक्सोबार्बिटल और थियोपेंटोन। हम नेक्स्ट क्लास की बात कर रहे थे, जो मेजर क्लास है वो है बेंजोडाइजेपिन। बेंजोडाइजेपिन क्या है? लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन से, मतलब जो जैसे हमने इसमें पढ़ा इसी में भी इसी तरीके से हम बेंजोडाइजेपिन को भी क्लासीफाई कर सकते हैं। तो पहले लॉन्ग एक्टिंग एग्जाम्पल डायजेपम एंड फ्लोराजेपम, उसके बाद इंटरमीडिएट एक्टिंग टेमाजेपम, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोटीजोलम, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ट्राइजोलम और मेडाजोलम। कुछ मिसलिनियस एजेंट्स भी है जिसको हम एज ए सेडेटिव और हिप्नोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो हमने टर्म पढ़ा है सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स, ये पूरी तरीके से किस पे डिपेंड करता है? कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है। ये बार्बिचुरेट और बेंजोडाइजेपिन का जो कंसंट्रेशन है उस पर डिपेंड करेगा। अगर हमने स्मॉल अमाउंट में दिया तो सेडेटिव की तरह करेगा, वही लार्ज अमाउंट में दे दिया तो हिप्नोटिक्स की तरह करेगा। तो दोनों जो है क्लासेस को हम अमाउंट के बेसिस पे उसको सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स क्लासीफाई कर सकते हैं। दोनों का क्लासिफिकेशन सेम है, बस अमाउंट का डिफरेंस होगा। नेक्स्ट है मिसलेनियस एजेंट। मिसलेनियस एजेंट्स को हम क्लासीफाई करें तो 3 इसमें हम क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला है अल्कोहल एंड एल्डिहाइड्स। अल्कोहल का एग्जांपल है ट्राइक्लोरोइथेनॉल, वही एल्डिहाइड का एग्जांपल है पैराल्डिहाइड। नेक्स्ट है एसिटिलीन डेरिवेटिव। एसिटिलीन डेरिवेटिव का एग्जांपल है हेक्साप्रोपियोमेट। नेक्स्ट असाइक्लिक हिप्नोटिक्स कंटेनिंग नाइट्रोजन, एग्जांपल यूरेथिन और यूराइड। नेक्स्ट हम देखेंगे SAR ऑफ बार्बिचुरेट्स। देखा हमने, इसका क्लासिफिकेशन देखा। अब हम देखेंगे SAR ऑफ बार्बिचुरेट्स। यस, SAR का मतलब कहते हैं स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप ऑफ बार्बिचुरेट्स। स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई भी ड्रग देते हैं, जो भी पोटेंट ड्रग देते हैं, प्रोटोटाइप ड्रग देते हैं, उसको हम ऐसा प्रोटोटाइप कंसिडर करते हैं, और उससे जो भी हम अगर उसमें कोई सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं या फिर कोई ग्रुप को रिमूव करते हैं तो एक्टिविटी क्या होगी, उसी को हम क्या कहेंगे? SAR कहते हैं, स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप। तो बार्बिचुरेट्स का हमें देखें तो बार्बिचुरेट्स हम देखें तो 6 मेंबर्ड रिंग है, और ये हमारा बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर है। ठीक है, 1 1 2 3 4 5 6 इस तरीके का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डबल बॉन्ड हो सेकंड पोजीशन पे, 4th पोजीशन और 6th पोजीशन पे प्रेजेंट है। ठीक है, और यहाँ पे NH ग्रुप है, यहाँ पे NH ग्रुप है। ये जो दिख रहा है ये हमारा क्या है? बैकबोन है। ये मतलब प्रोटोटाइप ड्रग है, ये हमें चाहिए। ये स्ट्रक्चर जो है वो सबसे एसेंशियल स्ट्रक्चर, ये हमें बार्बिचुरेट के एक्शन के लिए चाहिए। जैसे कि डेरिवेटिव, ये क्या है? बार्बिचुरेट जो स्ट्रक्चर हमने देखा है वो क्या है? डेरिवेटिव ऑफ साइक्लाइज्ड ड्यूराइड ऑफ मेलोनिक एसिड रिफर्ड एज बार्बिचुरिक एसिड, बैकबोन ऑफ सेडेटिव हिप्नोटिक एक्शन। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है? हमारा एक तरीके का मेलोनिक एसिड का डेरिवेटिव है। रिफर्ड एज को हम क्या रिफर करते हैं? बार्बिचुरिक एसिड रिफर करते हैं, जो कि बैकबोन है किसका? सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन के लिए। ठीक है, आप जो मैंने ये जो SAR लिखा है उसको आप स्ट्रेट फॉर्म में भी लिख सकते हैं या फिर इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है, मैंने इसलिए ऐसा लिखा कि पोजीशन जो है वो आपको समझ में आ रहा है कि कौन सा पोजीशन। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है। ये जो स्ट्रक्चर है, मतलब मैं पूरे की बात कर रही हूँ, ये क्या है? बैकबोन है किसके? सेडेटिव्स और हिप्नोटिक के एक्शन के लिए। नेक्स्ट हम बात करें
अगर हम बात करें फिफ्थ पोजीशन की, ठीक है, क्या बात करें हम सिर्फ फिफ्थ पोजीशन की, तो यहाँ पे हमारा यहाँ पे दो ग्रुप प्रेजेंट हो गए, R1 और R1 ग्रुप हो गए। इसी से हम सब बात करें, तो पहले हम सिर्फ बात कर रहे हैं फिफ्थ पोजीशन की, यहाँ पे 3 एरोज दिए, मतलब यहाँ पे सिर्फ हम बात कर रहे हैं फिफ्थ पोजीशन की। तो फिफ्थ पोजीशन में क्या क्या चीज़ें, जैसे पहला अगर हम बात करें तो एडिशन ऑफ 5,5 डाइसब्स्टिट्यूएंट्स एल्स कंपाउंड विद पोटेंट सेडेटिव हिप्नोटिक एंजियोलाइटिक एंटी कन्वर्जल एक्टिविटी इंक्रीज लिपोफिलिसिटी और वीक है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे जब भी हम फिफ्थ पोजीशन में सब्स्टिट्यूशन करेंगे, ये क्या है फिफ्थ पोजीशन है, उसमें अगर हमने डाई सब्स्टिट्यूशन किया तो हमें क्या मिलेंगे, पोटेंट सेडेटिव और हिप्नोटिक ड्रग्स मिलेंगे। पोटेंट का मतलब होता है हाई एक्टिविटी लो डोज, एंजियोलाइटिक एक्टिविटी मिल सकती है, एंटी कन्वर्जल एक्टिविटी मिल सकती है, इसकी लिपोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज होगी, और ये वीक एसिड होंगे। नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन की अगर हम बात करें, उसके और क्या एक्टिविटी हमने क्या और ये देख लिया, और देखेंगे जब डाई सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात हो रही है तो कौन से सब्स्टिट्यूशन होंगे, तो R1 और R2 दो ग्रुप हो सकते हैं। अगर यहाँ पे हमने सब यहाँ पे देखा कि अगर हमने इसकी पोलैरिटी इंक्रीज की तो इसकी सेडेटिव एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी, लेकिन हिप्नोटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। क्योंकि सेडेटिव एक्टिविटी इसलिए डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि जो मतलब बैरियर है उसको क्रॉस नहीं करेगा। ज़्यादा लिपोफिलिसिटी इंक्रीज होती है तो CNS को क्रॉस करना जो है ईजी होता है, ठीक है। BB जो होता है, BB भी ब्लड ब्रेन बैरियर, उसको क्रॉस करना ईजी होता है। नेक्स्ट R1 की बात करें तो इसमें दो सब्स्टिट्यूशन के बारे में बात की हमने। सपोज ये फिफ्थ पोजीशन है, इसको हमने क्या किया, R1 कंसिडर किया, और यहाँ पे R2 कंसिडर किया। तो R1 क्या है, इथाइल सब्स्टिट्यूशन एक्सेप्ट सिकोबार्बिटल। जो R1 है वो मोस्टली क्या होता है, इथाइल सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब R1 के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे मोस्टली क्या होगी, इथाइल होगी। इथाइल मतलब CH3CH2, ठीक है, CH3CH2 ग्रुप होगा। और एक्सेप्ट सिकोबार्बिटल, सिकोबार्बिटल जो है एलाइलिक ग्रुप होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें R2 की, जो ये पोजीशन है, उसके में क्या डिटरमाइन, ये जो R2 है उसी पर सब एक्शन डिपेंड करेगा। तो R2 क्या डिटरमाइन रेट ऑफ एक्शन, मतलब रेट ऑफ एक्शन उसका कैसे होगा। नेक्स्ट ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लॉन्ग एक्टिंग है शॉर्ट एक्टिंग, उस पर डिपेंड करेगा। और लिपोफिलिसिटी भी इसी पर डिपेंड करेगी। अगर हमने कार्बन चेन को इंक्रीज किया तो क्या होगी, लिपोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट ये फिफ्थ पोजीशन के बारे में बात होगी। एक और ग्रुप है, एक और फिफ्थ पोजीशन के बारे में बात कर सकते हैं। स्टेरिफिकेशन ऑफ एट फिफ्थ पोजीशन इल कंपाउंड विद एनाल्जेसिक एक्टिविटी। अगर हमने इस पोजीशन को हमने क्या कर दिया, एस्टरीफाई कर दिया, एस्टर ग्रुप यहाँ पे लगा दिया, तो क्या होगा, ये कंपाउंड क्या हो जाएंगे, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी शो करने लग जाएंगे। नेक्स्ट हम बात करें जो यहाँ पे डबल बॉन्ड O है उसके बारे में। ये 6 और 4 पोजीशन के बारे में बात हो रही है, 6 और 4 पोजीशन के। तो 6 में रिप्लेसिंग O, जो यहाँ पे O लगा है, अगर हमने उसको किससे रिप्लेस किया, S से रिप्लेस किया, मतलब ऑक्सीजन को सल्फर से रिप्लेस किया, तो जो हिप्नोटिक एक्टिविटी क्या होगी, डिक्रीज हो जाएगी। रिप्लेसिंग O विथ S डिक्रीजेस हिप्नोटिक एक्टिविटी। नेक्स्ट हम बात करेंगे, हम साइकिल से इस तरीके से आ रहे हैं। हमने पहले किसके बारे में बात की, पूरे बैकबोन के बारे में बात की। बैकबोन क्या है, हमारा बेसिक बैकबोन है, जो हमें बार्बिट्यूरेट्स की एक्टिविटी के लिए चाहिए, मतलब जो सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्शन वो हमें चाहिए, तो इसलिए हमें ये स्ट्रक्चर चाहिए। नेक्स्ट हमने बात की, यहाँ से हमने स्टार्ट किया, ठीक है, जो SAR हमने कहाँ से स्टार्ट किया, फिफ्थ पोजीशन पे गया किया। यहाँ पे 3 चीजें हमने देखी। पहला क्या देखा हमने कि डाई सब्स्टिट्यूशन किया तो इसकी बहुत सेडेटिव, हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जन, एंजियोलाइटिक एक्टिविटी इंक्रीज होती है और लिपोफिलिसिटी भी इंक्रीज होती है। नेक्स्ट हमने बात किया इसकी R1, इस पे क्या होता है, दो सब्स्टिट्यूशन है, R1 और R2। तो जो R1 होता है मोस्टली क्या होता है, इथाइल ग्रुप होता है। R2 जो है वो अलग, जो भी यहाँ पे आप ग्रुप लगाओगे उस पर रेट ऑफ एक्शन, ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, लिपोफिलिसिटी डिपेंड करता है। और जितना आपने कार्बन चेन इंक्रीज किया उतना ज्यादा उसकी लिपोफिलिसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और हमने देखा फिफ्थ पोजीशन को अगर हमने स्टेरिफाई कर दिया तो हमें क्या मिलता है, एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी। नेक्स्ट हम बात करें 6 और 4 पोजीशन की। 6 और 4 पोजीशन की क्या है, ऑक्सीजन को अगर हमने सल्फर से रिप्लेस किया तो हमें क्या दिखती है, हिप्नोटिक एक्टिविटी डिक्रीज दिखती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फर्स्ट और थर्ड पोजीशन की। यहाँ पे देखें हमने क्या लगा है, NH रखा है, ठीक है। NH ग्रुप है, जो कि मतलब हेट्रो एटम है और इस साइकिल के अंदर है। तो अगर रिप्लेसमेंट ऑफ H, जो यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ क्या लगा है, H लगा है, तो रिप्लेसमेंट ऑफ H विथ मिथाइल क्या होगा, इंक्रीज एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी। जो एंटी कन्वर्जन एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। इंक्रीज इन कार्बन चेन, अगर इसको हमने क्या किया, कार्बन चेन इंक्रीज किया तो सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटीज दोनों ही डिक्रीज होगी। अगर हमने H को मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो एक्टिविटी क्या होगी, एंटी कन्वर्जन शो करेगी। वही अगर हमने कार्बन चेन को इंक्रीज करते गए तो हम क्या मिलेगा, सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ये क्या था, SAR ऑफ बार्बिट्यूरेट्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, मतलब जो बार्बिट्यूरेट्स है वो कैसे एक्ट करेंगे उसका मैकेनिज्म हम देखते हैं। तो मैकेनिज्म क्या है, बार्बिट्यूरेट बाइंड्स टू द अल्फा बीटा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर
प्रमोट CS क्लोराइड इन्फ्लक्स। ये क्या करते हैं, बार्बिट्यूरेट्स कहाँ पे बाइंड करते हैं, अल्फा बीटा सब यूनिट पे। गाबा ए रिसेप्टर, गाबा के दो रिसेप्टर्स होते हैं, गाबा ए रिसेप्टर और गाबा बी रिसेप्टर। जो गाबा ए रिसेप्टर्स होते हैं वो इनहिबिटरी रिसेप्टर होते हैं, वही गाबा बी जो होते हैं वो एक्साइटेटरी रिसेप्टर्स होते हैं, और गाबा ए जो है वो आइनोट्रोपिक रिसेप्टर्स है। तो गाबा ए जो है वो क्या करेगा, क्लोराइड आयंस को क्या करेगा, इनफ्लक्स को बढ़ाएगा, जिसकी वजह से, क्योंकि इनफ्लक्स बढ़ रहा है, जिसकी वजह से क्या मिलेगा हमें, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर होगा। ठीक है। नेक्स्ट गाबा ए जो है, गाबा इज आइनोट्रोपिक रिसेप्टर। वो क्या है, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। तो इन्फ्लक्स ऑफ क्लोराइड रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिबिटरी रिस्पॉन्स। ये क्या, जो इन्फ्लक्स हो रहा है क्लोराइड आयंस है वो रिस्पॉन्सिबल किस लिए होता है, इनिबिटरी जो एक्शन हमें मिल रहा है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे बार्बिट्यूरेट प्रमोट एंड प्रोलॉन्ग गाबा ए एक्शन बाय प्रोलॉन्गिंग ओपनिंग क्लोराइड चैनल। ये क्या करता है, बार्बिट्यूरेट क्या करता है, ये बार्बिट्यूरेट का कुछ मेन खुद का कोई मेन एक्शन नहीं है, बस वो क्या करता है, गाबा का जो एक्शन है उसको क्या करेगा, प्रोमोट करेगा। कैसे प्रोमोट करेगा, बाय ओपनिंग क्लोराइड चैनल। जो क्लोराइड चैनल उसको प्रोलॉन्ग टाइम के लिए ओपन करके उसको उसका एक्शन को बढ़ाएगा। तो उसको अगर हम उसके डायग्राम से समझे तो क्या होगा, ये हमारा गाबा ए रिसेप्टर्स है। तो गाबा रिसेप्टर क्या देखा तुमने, आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। तो यहाँ पे कुछ जैसे यहाँ पे क्या है, हमारा क्लोराइड का ये चैनल है, और यहाँ पे अल्फा बीटा गामा रहेगा, और यहाँ पे अल्फा बीटा रहेगा। ये क्या है, अल्फा बीटा है। और ठीक है, इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे हमारा मेम्ब्रेन है। जब भी बार्बिट्यूरेट, और बार्बिट्यूरेट जहाँ पे गाबा बाइंड करते हैं वहां पे जाके बाइंड नहीं करता है, इसके लिए अलग से एलोस्टेरिक साइड होती है, वो वहां पे जाके बाइंड करता है। तो अगर हम देखें यहाँ पे क्या है, गाबा जो है, गाबा ये जो रिसेप्टर है, गाबा वहां पे कहाँ जाके बाइंड करता है, बी। ठीक है, बी सब यूनिट पे, बीटा सब यूनिट पे क्या करता है, बाइंड करता है। तो बार्बिट्यूरेट्स कहाँ बाइंड करेगा, अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करेगा। हमने देखा था पहले भी, वो कहाँ बाइंड करता है, अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करता है। देखेंगे तो हम ये क्या, बार्बिट्यूरेट्स कहाँ बाइंड कर रहा है, अल्फा बीटा सब यूनिट पे बाइंड करेगा। जब ये क्या करेगा, क्लोराइड आयन का जो इन्फ्लक्स है उसकी ओपनिंग को क्या करेगा, बढ़ाएगा। एक और जो ड्रग था हमारे अभी हम समझ लेते हैं बेंजोडाइजेपिन का। तो बेंजोडाइजेपिन जैसे बार्बिट्यूरेट एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड कर रहा था, वैसे ही बेंजोडाइजेपिन भी एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करेगा। ये गाबा ये जो रिसेप्टर है वहां पे जाए, मतलब बीटा रिसेप्टर पे बाइंड नहीं करेगा, वहां पे कौन बाइंड करते हैं, गाबा। तो बेंजोडाइजेपिन कहाँ पे बाइंड करता है, अल्फा और गामा सब यूनिट पे बाइंड करता है। अब इसको देखते हैं, गाबा ए क्या है, हमारा आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। देख लिया हमने, क्या है, आयंस के इनफ्लक्स या फिर इफ्लक्स की वजह से एक्शन होगा। तो गाबा ए जो है आइनोट्रोपिक रिसेप्टर है। बार्बिट्यूरेट्स बाइंड टू एलोस्टेरिक साइड, कौन सा साइड पे, एलोस्टेरिक साइड पे बाइंड करता है। वो एलोस्टेरिक साइड के अल्फा बीटा सब यूनिट प्रमोट क्लोराइड आयन का क्या करता है, इनफ्लक्स को बढ़ाता है। कोई बेंजोडाइजेपिन बाइंड्स टू, कहाँ पे बाइंड करता है बेंजोडाइजेपिन, अल्फा गामा सब यूनिट फैसिलिटेट क्लोराइड आयन इनफ्लक्स। ये भी क्या करता है, फैसिलिटेट करेगा कि क्लोराइड आयंस बढ़े। ये क्या करता है, इसके एक्शन को, मतलब जो ओपनिंग है उसको बढ़ाता है। बार्बिट्यूरेट इसके ओपनिंग को बढ़ाता है। वही बेंजोडाइजेपिन क्या करता है, इनफ्लक्स को बढ़ाता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बार्बिट्यूरेट के क्लासेस को, जैसे कि फिनोबार्बिटल है। फिनोबार्बिटल ये स्ट्रक्चर है हमारा, ठीक है, ये 5th पोजीशन है। देखेंगे ये 5th पोजीशन है, नंबरिंग दिया हमने 1 2 3 4 5। ये 5th पोजीशन है। 5th पोजीशन में 2 ग्रुप्स होंगे, R1 और R2। R1 हमारा क्या है, C2H5 है। R2 क्या है हमारा, ये बेंजीन रिंग है। तो इसका नाम क्या होगा, 5 पोजीशन बेथाइल 5 फिनाइल बार्बिट्यूरिक एसिड। नेक्स्ट बस यहाँ पे क्या डिफरेंस है, जो नॉर्मल हमारा बैकबोन था उसमें यहाँ पे यहाँ पे क्या है, ये चीज पे, ठीक है, बाकी कोई चीजें चेंजेस नहीं की गई है एसआर के हिसाब से। यूजर्स देखिए तो यूजर्स क्या है इसका, सिडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। ये क्या है, एंटी कन्वर्जेंट इन द ट्रीटमेंट ऑफ ग्रैनुअल एंड पेटिमल एपिलेप्सी। ये कहाँ पे ट्रीटमेंट, कहाँ किस लिए यूज कर सकते हैं, ग्रैनुअल और पेटिमल एपिलेप्सी के लिए भी यूज कर सकते हैं। टू रिड्यूस हाइपर बिल्यूरेमिया इन जॉन्डिस। हाइपर अगर जॉन्डिस है तो हाइपर बिल्यूरेमिया के कंडीशन को ये रिड्यूस करता है। इसके साइड इफेक्ट्स क्या होंगे, साइड इफेक्ट है नोशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्रॉसीनेस और टेम्पर। ठीक है, ये किसके बारे में था, फिनोबार्बिटल। आपको हर क्लास को डन करना पड़ेगा और देखना पड़ेगा। अगर आपने ऐसे आज अच्छे से समझ लिया तो आपको ये बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि हमने देखा था बस हमें क्या चेंज करना होता है, R1 और R2 चेंज करना होता है। बाकी क्लास को देखें, नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो क्या है, मिफोबार्बिटल है। फिर से अगर हम देखें तो यहाँ पे R1 क्या है हमारा, C2H5 है, C2H5 है। वही R2 हमारा क्या है, फिर से क्या है, इसमें बेंजीन रिंग है, ठीक है, फिनाइल रिंग है। वही यहाँ पे स्ट्रक्चर क्या है, में फर्क क्या है, जो एन का पोजीशन था, ठीक है, हमने क्या देखा था, मिथाइल ग्रुप हम अटैच कर सकते हैं यहाँ पे। अगर हम H को रिप्लेस कर सकते हैं मिथाइल ग्रुप से, तो क्या है, 5 फिनाइल 5 इथाइल 1 मिथाइल बार्बिट्यूरिक एसिड।
इसके यूजेस क्या होंगे? इंड्यूस ड्रॉजीनेस और स्लीप एंड रिड्यूस एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट। ये क्या करेगा? ड्रॉजीनेस को कम करेगा, स्लीप इंड्यूस करेगा और रिड्यूस एंजाइटी एंड एक्साइटमेंट को भी रिड्यूस करेगा। नेक्स्ट, एंटी कन्वर्जन के लिए एज अ एंटी कन्वर्जन भी हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है एमोबार्बिटल। एमोबार्बिटल यहाँ मतलब फिर से हम देखें यहाँ पे R1 और R2, यहाँ पे क्या है? R1 क्या है हमारे C2H5, R2 ये जो है रिंग है 1 2 3 4 मतलब प्रोपेन, और ये प्रोपेन है और यहाँ पे सेकंड पोजीशन में मिथाइल है। तो ये इसको हम एज अ आइसो भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये 5 ग्रुप हो जाए तो यहाँ पे आइसोपेंटेन हो जाएगा। तो 5 इथाइल 5 आइसोपेंटाइल बार्बिटोरिक एसिड। यूजेस क्या होगा? सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक, एंटी कन्वर्जेंट। नेक्स्ट ब्यूटा बार्बिटल। ब्यूटा बार्बिटल में देखें तो ये उसका स्ट्रक्चर है, उसमें क्या होगा? R1 और R2 देख सकते हैं सेम ही है, बाकी कोई चेंजेस नहीं मेजर, जैसा वो था ये भी है। बस यहाँ पे क्या है? 5 ब्यूटाइल पोजीशन पे क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप है और 5 इथाइल बार्बिटोरिक एसिड। Uses sedatives and hypnotics for intermediate action, relieve anxiety before surgical procedure और एंटीस्पास्मोडिक के लिए हम इसे यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है पिंटो बार्बिटल। पिंटो बार्बिटल का ये स्ट्रक्चर है। पिंटो बार्बिटल में देखें तो यहाँ पे क्या है? फर्स्ट पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है और ये क्या है? ब्यूटाइल ग्रुप है। देखिए यहाँ पे ये क्या है? ब्यूटाइल है, यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन में मिथाइल है और ये क्या है? इथाइल ग्रुप है और बार्बिटोरिक एसिड, ये इसका आईपीएससी नेम हो जाएगा। यूजेस क्या है इसका? sedatives and hypnotics used in veterinary as anesthetic agent और एंटी कन्वर्जन के लिए ऐसा यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एक्सेप्शनल केस था वो क्या था? सिकोबार्बिटल का। तो सिकोबार्बिटल और उसका दूसरा नाम क्या? क्यूनोल बार्बिटल। तो यहाँ पे अगर हमने देखा तो वो क्या था? एलाइलिक कार्बन था। जो R1 था वो क्या था? एलाइलिक था। R2 सब में देखेंगे तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे क्या फर्क है? R1 का। ठीक है, यहाँ पे क्या है? R1। बाकी हमने जो देखा तो उसमें R1 क्या था? इथाइल ग्रुप था। यहाँ पे R2 जो है वो एलाइलिक का ग्रुप है। एलाइलिक का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड वाला, जो डबल बॉन्ड के नेक्स्ट वाला कार्बन होता है उसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन कहते हैं। यहाँ पे क्या है? एलाइलिक कार्बन से बॉन्ड है। फिर पोजिशन किससे बॉन्ड है? वो किससे कौन से अटैच है? वो एलाइलिक कार्बन अटैच है। बाकी सब चीजें क्या है? सेम है। फिर क्या है? एलाइलिक। ठीक है, 5 1 मिथाइल ब्यूटाइल बार्बिटोरिक एसिड। नेक्स्ट यूजेस क्या होंगे उसके? sedatives एंड हिप्नोटिक्स, एंटी कन्वर्जन, टू प्रोड्यूस एनेस्थेशिया। ठीक है, ये क्या होता है उसके? सिकोबार्बिटल के बारे में। नेक्स्ट है बार्बिटल। बार्बिटल में क्या होगा? ये इसका स्ट्रक्चर है। यहाँ पे दोनों R1 और R2 दोनों क्या? इथाइल ग्रुप है। सिंथेसिस की बात करें तो आपको यहाँ पे सिंथेसिस दिया गया है कि बार्बिटल का क्या करना है आपको? सिंथेसिस कैसे होगा? तो सिंथेसिस कैसा होगा बार्बिटल का? कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन यूरिया डाइथाइल 2 डाइथाइल मेनोलेट। ये क्या होगा? कंडेंसेशन रिएक्शन है। ठीक है, और जो बार्बिटल का सिंथेसिस हो कंडेंसेशन रिएक्शन की वजह से होगा। और कंडेंसेशन किसके किसके बीच में होगा? यूरिया के बीच में, डाइथाइल 2 डाइथाइल इथाइल मेलोनेट के बीच में। तो ये क्या है? हमारा यूरिया है और हमने क्या लिया? डाइथाइल 2 डाइथाइल मेलोनेट। यहाँ पे H प्रोटोन जो रिलीज होगा, तो प्रोटोन के प्रेजेंस में क्या होगा? बार्बिटल सिंथेसाइज हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ पे का पोजीशन है, फिर ये यहाँ का पोजीशन है और जो NH है यहाँ पे ये अटैच है। ये जो है ये रिप्लेस करके ये हम यहाँ पे NH के ग्रुप को ऐड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट इसका यूजेस क्या है? यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ एपिलेप्टिक सीजर्स को हम एपिलेप्टिक सीजर्स में यूज कर सकते हैं। इट इज ऑल्सो यूज एज सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। नेक्स्ट एडवर्स इफेक्ट क्या होगा? नौशिया, वॉमिटिंग, डायरिया, ड्रोजिनेस, डिलीरियम, एडिक्शन एंड टॉलरेंस। इससे नौशिया हो सकता है। नौशिया का मतलब क्या होता है? घबराहट, मतलब जैसे उल्टी फील होती है, मतलब उल्टी नहीं होती लेकिन उल्टी जैसा फील होने को हम क्या कहते हैं? नौशिया। और उल्टी को वॉमिटिंग, डायरिया, ड्रॉजीनेस, डिलीरियम मतलब क्या होता है? भ्रम होना, उसको हम क्या कहते हैं? डिलीरियम कहते हैं। एडिक्शन, और इसका एडिक्शन हो सकता है और इसका टॉलरेंस भी हो सकता है। नेक्स्ट बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग। बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग मतलब अगर बार्बिट्यूरेट का जो अमाउंट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम अमाउंट होगा तो उसका वो हमारे लिए पॉइजनस की तरह भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे कि हम बात करें सिम्टम्स इंक्लूड कोमा। सिम्टम्स क्या देखने को मिलेगा? कोमा विद डिप्रेस कार्डियोवास्कुलर एंड रेस्पिरेटरी फंक्शन। इसमें से अगर किसी को बार्बिट्यूरेट पॉइजनिंग हुआ है तो क्या देखने को मिलेगा? क्या का कोमा कंडीशन हो सकता है, कार्डियोवास्कुलर या फिर रेस्पिरेटरी फंक्शन क्या होंगे? डिप्रेस्ड हो जाएंगे। ये क्या था? बार्बिट्यूरेट्स के बारे में। अब हम बात करते हैं बेंजोडाइजेपिन्स के बारे में। तो बेंजोडाइजेपिन क्या है उसका क्लासिफिकेशन देख लेते हैं। उसका क्लासिफिकेशन हमने 2 बेसिस पे किया है, ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ एक्शन। दे आर क्लासिफाइड एज लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन, इंटरमीडिएट एक्टिंग, शॉर्ट एक्टिंग एंड अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग। तो लॉन्ग एक्टिंग बेंजोडाइजेपिन का एग्जाम्पल है डाइजेपम, फ्लोराजेपम। इंटरमीडिएट एक्टिंग टेमाजेपम, शॉर्ट एक्टिंग ब्रोटीजोलाम, अल्ट्रा शॉर्ट एक्टिंग ट्रायाजोलाम और मिडाजोलाम।
नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ प्राइमरी यूज, उसके यूजेस पे भी हम उसको क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला यूज क्या है, हिप्नोटिक्स। हिप्नोटिक्स के क्लास में क्या क्या है, डायजेपम, फ्लोराजेपम, नाइट्राजेपम और अल्प्राजोलम। ये क्या हिप्नोटिक्स के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट एंटी एंजाइटी के लिए डायजेपम, ओक्साजेपम, लोराजेपम और अल्प्राजोलम। नेक्स्ट एंटी कन्वर्जन के लिए एज एंटी कन्वर्जन यूज करेंगे तो डायजेपम, लोराजेपम, क्लोनाजेपम और क्लोबाजेपम। हम बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ बेंजोडाइजेपिन। तो बेंजोडाइजेपिन क्या है, बेंजोडाइजेपिन बाइंड्स टू दी अल्फा गामा सब यूनिट ऑफ गाबा ए रिसेप्टर। हमने पहले ही बात किया था कि कैसे एक्ट करते हैं। ये हमारा रिसेप्टर है, ठीक है, और ये 5 तरीके के यहाँ पे रिसेप्टर्स होंगे। यहाँ पे जो है, यहाँ से क्लोराइड आयन का इन्फ्लक्स होता है। यहाँ पे जो अल्फा और ये गामा है और ये अल्फा है, तो ये अल्फा और गामा यहाँ से जाके ये बेंजोडाइजेपिन जो है वो बाइंड करता है। और यहाँ पे जो बाइंड करता है, यहाँ पे अल्फा सब यूनिट होता है जो कि गाबा जो है वो बाइंड करता है, ठीक है। यहाँ पे क्या बाइंड करता है, गाबा बाइंड करता है, अल्फा और गामा सब यूनिट पे बेंजोडाइजेपिन बाइंड करता है, वही अल्फा और बीटा सब यूनिट पे बार्बिचुरेट जाके बाइंड करता है। जब बेंजोडाइजेपिन ये एलोस्टेरिक साइट है, जब बेंजोडाइजेपिन बाइंड करेगा तो क्या होगा, गाबा के एक्शन को क्या करेगा, वो प्रमोट करेगा, फैसिलिटेट करेगा। बेंजोडाइजेपिन रिसेप्टर इंक्रीजेस द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोराइड चैनल ओपनिंग। ये क्या करता है, जो फ्रीक्वेंसी क्लोराइड चैनल की ओपनिंग है उसको इंक्रीज करेगा। बेंजोडाइजेपिन डू नॉट देमसेल्फ इंक्रीज क्लोराइड इंडक्शन। वो खुद से जो है क्लोराइड का कंडक्शन को नहीं बढ़ाते, बस वो क्या करते हैं, गाबा के एक्शन को क्या करते हैं, फैसिलिटेट करते हैं, उसके एक्शन को माइमिक करते हैं, ठीक है। ये इसका एक्शन था। नेक्स्ट हम बात करेंगे एसएआर ऑफ बेंजोडाइजेपिन्स की। तो बेंजोडाइजेपिन का एक्शन कैसे होगा, एसएआर क्या होगा, ठीक है। जैसे हमने बार्बिचुरेट का पढ़ा, सेम वैसे ही बेंजोडाइजेपिन का हमें देखना है कि उसका एसएआर क्या होगा। तो इसका ये क्या है, बेसिक बैकबोन स्ट्रक्चर है। उसको हम 3 रिंग्स में डिवाइड कर सकते हैं, रिंग ए, बी एंड सी। ये जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, उसका बैकबोन स्ट्रक्चर है। ये देखिए तो हमने ये देखा, ये क्या है, उसका बैकबोन है। उसकी नंबरिंग करेंगे तो ये नाइट्रोजन से स्टार्ट होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, और 5th पोजीशन पे क्या है, फिनाइल रिंग अटैच है। नेक्स्ट देखें, तो जो स्ट्रक्चर था वो क्या था, बेसिक फार्माकोफोर ऑफ सेडेटिव एंड हिप्नोटिक एक्टिविटी। जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, बेसिक फार्माकोफोर है सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी के लिए, ठीक है। ये प्रोटोटाइप ड्रग होगा। अगर हमने यहाँ का जो नाइट्रोजन, जो फर्स्ट पोजीशन है, फर्स्ट पोजीशन की अगर हम बात करें तो जो फर्स्ट से स्टार्ट करेंगे तो जो ये हाइड्रोजन अटैच है, तो जो हाइड्रोजन अगर हमने उसको रिप्लेस किया विद अल्काइल ग्रुप तो क्या होगा, रिप्लेसिंग H विद अल्काइल ग्रुप इज नॉट एसेंशियल बट मिथाइल ग्रुप डज नॉट चेंज बेंजोडाइजेपिन एक्टिविटी। अगर हमने इसको हमें रिप्लेस करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हमने उसको मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस किया तो क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन की एक्टिविटी कोई भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेगी। नेक्स्ट सेकेंड पोजीशन की बात करें जो कि डबल बॉन्ड ओ है, अगर उसको हमने ओ को रिप्लेस किया विथ एस, इंक्रीज एंजियोलाइटिक एक्टिविटी। एंजियोलाइटिक एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इसकी इंक्रीज हो जाएगी। सेडेटिव एक्टिविटी से किसमें ज्यादा उसकी एक्टिविटी होगी, एंजियोलाइटिक की एक्टिविटी ज्यादा होगी। फिर थर्ड पोजीशन की बात करें तो थर्ड पोजीशन में क्या, डेरिवेटिव ऑफ 3 हाइड्रोक्सी है कंपेरेबल मोड पोटेंसी। अगर यहाँ पे हम हाइड्रोक्सी ग्रुप मतलब OH ग्रुप यहाँ पे अटैच किया तो क्या होगा, उसकी पोटेंसी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। नेक्स्ट फोर्थ पोजीशन की बात करें तो फोर्थ पोजीशन पे क्या है, इफ सी डबल बॉन्ड एन, यहाँ पे क्या सी है, ये कार्बन है, ये कार्बन का और ये डबल बॉन्ड, इसको अगर हमने रिड्यूस कर दिया, मतलब हमने क्या किया यहाँ पे डबल बॉन्ड को हटा दिया तो क्या होगा, बेंजोडाइजेपिन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज। बेंजोडाइजेपिन एफिनिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ पोजीशन की बात करें तो फिफ्थ पोजीशन में फिनाइल रिंग 5 फिनाइल रिंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर बाइंडिंग बट इंक्रीज एक्टिविटी। तो ये जो रिंग है वो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, जो गाबा रिसेप्टर है वहाँ पे बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है, लेकिन उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो फिफ्थ पोजीशन की अगर हम बात करें, अभी हम रिंग सी के बारे में बात करें, ठीक है। अभी हम तक यहाँ तक जो डिस्कस कर रहे थे, किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, रिंग बी के बारे में। फर्स्ट पोजीशन पे नाइट्रोजन को हम रिप्लेस करेंगे विथ मिथाइल ग्रुप, सेकेंड पोजीशन को ऑक्सीजन को अगर हमने रिप्लेस किया विथ सल्फर, थर्ड पोजीशन में हमने क्या किया, वो हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाया, फोर्थ पोजीशन पे हमने जो है इसको रिड्यूस कर दिया, फिफ्थ पोजीशन में हमें फिनाइल, लेकिन ये बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होता, लेकिन उसकी एक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होता। अब हम बात कर रहे हैं रिंग सी के बारे में। तो रिंग सी क्या है, सब्स्टिट्यूशन एट 4 पैरा पोजीशन इज अनफेवरेबल फॉर एक्टिविटी। अगर हमने फोर्थ पोजीशन पे जो है कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया तो वो क्या होगा, पैरा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन क्या होगी, अनफेवरेबल एक्टिविटी होगी। वो एक्टिविटी जो सेडेटिव और हिप्नोटिक एक्टिविटी और अच्छी एक्टिविटी नहीं होगी। नेक्स्ट हम बात करें सेकेंड और फोर्थ पोजीशन जो कि ऑर्थो पोजीशन है।
substituting electronegative group at second and sixth ऑर्थो पोजीशन इंक्रीज एक्टिविटी। सेकेंड पोजीशन और सिक्स पोजीशन पे अगर हमने कोई सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। लेकिन हमें क्या ग्रुप लगाना है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाना है, ठीक है। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट बात करेंगे, ये केस के बारे में भी थी, बात थी रिंग सी के बारे में। हमें सब्स्टिट्यूशन कहाँ पे लगाना है, सेकेंड और सिक्स पोजीशन पे, जो कि ऑर्थो पोजीशन है। पैरा पोजीशन में हमें कोई भी सब्स्टिट्यूशन नहीं लगाना है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करेंगे रिंग ए के बारे में। रिंग ए के में क्या है, सेवन पोजीशन जो है, यहाँ पे सेवन पोजीशन में सिर्फ हमें सब्स्टिट्यूशन करना है, ठीक है। सब्स्टिट्यूटिंग इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप इंक्रीज एक्टिविटी, ठीक है। एक्टिविटी क्या हो जाएगी, सेडेटिव हिप्नोटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी जब हम सेवन पोजीशन पे क्या करेंगे, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे, ये जो यहाँ पे जो फिनाइल रिंग है उसको हमें रिप्लेस करना है। रिप्लेसिंग फिनाइल रिंग विथ हेटेरोसाइक्लिक रिंग डिक्रीजेस एक्टिविटी। फिनाइल रिंग को अगर हमने साइक्लिक रिंग से रिप्लेस किया तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, रिस्पॉन्सिबल, ये जो रिंग है, ये जो ए रिंग है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल फॉर बाइंडिंग टू दी रिसेप्टर। रिंग ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है बाइंडिंग के लिए, वो जो सी जो है वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। रिंग ए जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर दी बाइंडिंग टू दी रिसेप्टर। अब बात करें सब्स्टिट्यूशन अदर देन एनी पोजीशन है डिक्रीजेस एक्टिविटी। अगर सेवन पोजीशन के अलावा अगर हमने कहीं और भी सब्स्टिट्यूशन मतलब सब्स्टिट्यूट किया तो वहाँ पे उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, वो फेवरेबल नहीं रहेगा। आई होप आपको समझा होगा। ये क्या है, ए बी सी रिंग है, तीन रिंग है। ये क्या है, हमारा बैकबोन है। बी पोजीशन के यहाँ हमने फर्स्ट पोजीशन पे को हम मिथाइल ग्रुप से रिप्लेस करेंगे तो एक्टिविटी क्या होगी, सेम रहेगी। सेकंड पोजीशन को ओ से अगर हमने एस से रिप्लेस किया तो एंजोलाइटिक एक्टिविटी मिलेगी। थर्ड में अगर हमने हाइड्रोक्सी ग्रुप किया तो एक्टिविटी क्या होगी, ज्यादा पोटेंसी शो करेगी। इसका अगर सी और एन के बीच में जो डबल बॉन्डर्स को हमने रिड्यूस किया तो एक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। फिर पोजीशन की बात करें, फिर पोजीशन में फिनाइल कंपलसरी है क्योंकि एक्टिविटी उससे इंक्रीज होगी, लेकिन वो बाइंडिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होंगे। फिर हम बात करेंगे रिंग सी की। रिंग सी पे जो है वो फोर्थ पोजीशन पे अगर हमने पैरा पोजीशन पे कोई भी सब्स्टिट्यूशन किया तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, अनफेवरेबल हो जाएगी। सेकेंड और सिक्स पोजीशन में अगर हमने कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को सब्स्टिट्यूट किया तो एक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे रिंग ए की। सिर्फ हमें उसको वहाँ सेवन पोजीशन पे हमें कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप को क्या करना है, सब्स्टिट्यूट करवाना है। अगर हमने पूरे रिंग को अगर हेटेरो आटम से रिप्लेस किया तो एक्टिविटी डिक्रीज होगी। और कहीं पे भी हमें, और ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं बाइंडिंग के लिए, रिसेप्टर के बाइंडिंग के लिए, ठीक है। ये तो ऐसे यार। अब अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूटेड ऑन रिंग ए इन्फोर्सेस द एक्टिविटी। अगर हमने यहाँ के बारे में सेवन पोजीशन की इलेक्ट्रो अट्रैक्टिव सब्स्टिट्यूएंट्स के, तो रिंग ए पे कौन इन्फोर्स करेगा, Na2 Br CF3 और Cl, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ क्लासेस की, बेंजोडाइजेपिन्स के क्लासेस की, क्लास ऑफ ड्रग्स की। तो पहला क्या है, डायजेपाम है। डायजेपाम में इसका स्ट्रक्चर है, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे फिनाइल रिंग है। एन पोजीशन में हमने इसको H को रिप्लेस किया CH3 से। यहाँ पे क्या है, Cl नेगेटिव है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप है। और यह इसका नाम क्या आएगा, 7 क्लोरो 1 मिथाइल 5 फिनाइल 1 4 बेंजाडाइजेपिन 2 ऑन, ठीक है। यहाँ पे कीटोन ग्रुप है तो 2 ऑन। इसका डायजेपिन का आपको सिंथेसिस, तो इसके सिंथेसिस कैसे होगी, 4 क्लोरो एनिलीन रिएक्ट विद बेंजोइल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2 बाय फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या होगा, फ्रीडल-क्राफ्ट एसाइलेशन के वजह से 4 क्लोरो एनिलीन जो है वो रिएक्ट करेगा बेंजोइल क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, ठीक है। ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होगा। तो ये क्या है, हमारा 4 क्लोरो एनिलीन। एनिलीन का मतलब क्या होता है, एक बेंजीन रिंग प्लस NH2 ग्रुप, ठीक है। और यहाँ पे 4 पोजीशन पे क्या होगा, Cl ग्रुप 1 2 3 4। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट होगी, यहाँ से स्टार्ट होगी 1 2 3 4, ठीक है। 4 क्लोरो एनिलीन प्लस हमने किसकी रिएक्शन कैसे स्टार्ट करने, बेंजोइल क्लोराइड। ये क्या है, बेंजोइल क्लोराइड रिएक्शन कैसे होगी, ZnCl2। तो ये है, इस तरीके रिएक्शन स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे जो H है और Cl जो है वो बाहर जाएगा और इस तरीके के कंपाउंड जो है वो यहाँ के जो कार्बन है इस पे ये कार्बन है वो जाके बाइंड करेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर दिख रहा है। नेक्स्ट अगर हम फिर हमने Cl CH मतलब इस तरीके के और कंपाउंड्स को इंक्रीज किया तो रिएक्शन क्या होगी, बढ़ेगी। रिएक्शन देखेंगे तो यहाँ पे जो H है उसको हमने रिप्लेस कर दिया और यहाँ पे इस तरीके के पूरे बॉन्ड जो है वो फिर से HCl बाहर जाएगा, यहाँ पे फिर से HCl बाहर जाएगा और ये रिएक्शन यहाँ पे ये जो ग्रुप है पूरा यहाँ पे इस नाइट्रोजन को जाके बाइंड कर देगा। एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करना है, एक क्लोरीन को ग्रुप करनी है। यहाँ का एक हाइड्रोजन
और एक यहाँ का क्लोरीन, ठीक है, HCl बाहर चला जाएगा और यहाँ पे नाइट्रोजन के साथ वो ग्रुप अटैच करेगा। अब यहाँ पे 2 स्टेप प्रोसेस है, अमोनिया के प्रोसेस में साइक्लाइजेशन होगा, यहाँ पे HCl और H2O दोनों बाहर जाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे तो इस तरीके का साइक्लाइजेशन होगा, ये ग्रुप और यहाँ का ग्रुप, ठीक है, H2O फॉर्म हो जाएगा, H2O जाना है और HCl जाना है, दोनों ग्रुप जाएगा यहाँ से, ठीक है। यहाँ का Cl जाएगा और H2O मॉलिक्यूल जाएगा। तो क्या फॉर्म होगा, नो डाइजेपाम फॉर्म होगा। नो डाइजेपाम, अगर हमने CH3 के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाया तो हमें क्या मिलेगा, डाइजेपाम मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे नाइट्रोजन, अब यहाँ पे क्या देखेंगे तो नो डाइजेपाम में क्या फर्क है, बस नाइट्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा है, उस हाइड्रोजन को हमें रिप्लेस किससे करवाना है, CH3 से, तो हमारा डाइजेपाम तैयार हो जाएगा। इसका यूजेस देख लेते हैं। यूजेस क्या है, एंटी एंजाइटी एजेंट्स, अगर इसको हम एंटी एंजाइटी एजेंट के लिए यूज कर सकते हैं, सेडेटिव्स और हिप्नोटिक्स के लिए यूज कर सकते हैं, मसल रिलैक्सेंट प्रॉपर्टी शो करता है वो, एंटी कन्वर्जेंट, साइकोस्टिमुलेंट एजेंट, प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन में यूज कर सकते हैं। कुछ एडवर्स इफेक्ट्स भी होंगे उसके, जैसे कि हिप्नोटिक डोसेस में अगर हमने उसको हिप्नोटिक डोज दिया तो उसकी एक्टिविटी क्या हो जाएगी, क्या क्या एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा हमें, डिजीनेस मतलब चक्कर आना, वर्टिगो, एटेक्सिया, ब्लरिंग ऑफ विजन, यूनरी इनकंसिस्टेंट, इंपेयरमेंट ऑफ साइकोमोटर स्किल, इस तरीके के एक्शंस हमें देखने को मिलेगा। एटेक्सिया का मतलब कंट्रोल नहीं होना, ठीक है, जो भी मूवमेंट है या फिर कोई भी चीज है उस पर कंट्रोल नहीं होना, उसको हम एटेक्सिया करते हैं। ब्लरिंग ऑफ विजन, यूनरी इनकंसिस्टेंट, इंपेयरमेंट ऑफ और साइकोमोटर स्किल्स, ये सब देखने को मिलेगा। थैंक यू। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, और कोई भी डाउट है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, तो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।